आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को देखेंगे कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर अंदर कैसे जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर कैसे निकलता है, तो अंदर जाने और बाहर निकलने का क्या मैकेनिज्म होता है, इस चीज को हम लोग आज देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। थैंक यू। तो हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे कि ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। तो हम लोग जो है लगातार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, रिदमिकली एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन होता है, अंदर सांस लेते हैं और बाहर सांस छोड़ते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग जो है ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ने के प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसी चीज को हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो ये जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट हो गया। रेस्पिरेटरी मूवमेंट, रेस्पिरेटरी मूवमेंट या इसी को हम लोग ब्रीदिंग कह सकते हैं। तो ये हो गया क्या, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है। और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलते रहता है। तो ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट है, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। तो ये जो रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी होता है, रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया पर मिनट, ब्रीदिंग पर मिनट, ब्रीदिंग पर मिनट जो है ये कौन, रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी। पर मिनट कितना ब्रीदिंग होता है ये रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और इन एडल्ट मैन, इन एडल्ट इट इज अबाउट 10 to 18 times per minute, 10 to 18 times per minute, but in general in rest 12 times per minute। 12 बार रेस्ट के दौरान इन जनरल 12 बार पर मिनट हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं, जबकि एडल्ट में 10 से 18 टाइम। तो इंडिविजुअल ये वैरी करता है, इंडिविजुअल पर इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल में ये अलग अलग होता है। जो इन जनरल 10 से 18 टाइम पर मिनट होता है, 10 to 18 टाइम्स होता है। तो ये रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी या ब्रीदिंग होता है। तो अब क्या है कि ये ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग को ही हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ब्रीदिंग को दो भागों में बांटते हैं। एक रेस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन होता है, इंस्पायरेशन, और दूसरा एक्सपायरेशन, जिसको हम लोग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कहते हैं। यानी कि सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, टेकिंग ऑफ एयर एंड एक्सपेलिंग ऑफ एयर, ये ब्रीदिंग हो गया। तो अब ये इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में हमारा लंग्स, हमारा थोरेसिक कैविटी कैसे काम करता है, इसी चीज को मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर थोरेसिक कैविटी में ऐसा क्या होता है कि हवा बाहर से अंदर जाता है और फिर अंदर से बाहर निकलता है। तो यह किस मैकेनिज्म के कारण होता है, किस स्ट्रक्चर के कारण होता है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो दोनों को, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, दोनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे।
इंस्पिरेशन कैसे होता है और एक्सपिरेशन कैसे होता है, सांस कैसे अंदर लेते हैं और कैसे बाहर छोड़ते हैं, इस दोनों को हम लोग देखेंगे। तो इंस्पिरेशन जो है या इनहेलेशन प्रोसेस हो गया क्या, इन टेकिंग ऑफ एयर, इन टेकिंग ऑफ फ्रेश एयर इनटू लंग्स या इनटू एल्वेलस ऑफ लंग्स, एल्वेली के अंदर फ्रेश एयर को लेना, कॉल्ड इनहेलेशन। तो ये इनहेलेशन जो है ये कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो चूंकि इनहेलेशन में मसल्स का मूवमेंट होता है, हमारे जो थोरेसिक कैविटी में मसल्स होते हैं उस मसल्स का मूवमेंट होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान। तो चूंकि इनहेलेशन में मसल्स का कंट्रैक्शन होता है, cause contraction of muscles, so it is active process, means it is energy consuming process. Inhalation is a energy consuming process because movement or contraction of muscles occur in inhalation. तो इनहेलेशन में क्या होता है कि कंट्रैक्शन होता है मसल्स का। तो कौन सा मसल्स कंट्रैक्ट करता है, तो इनहेलेशन में दो तरह के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, एक रेडियल मसल्स होता है जो प्रिंसिपल इंस्पायरेटरी मसल्स इसको कहते हैं, प्रिंसिपल इंस्पायरेटरी मसल्स। रेडियल मसल्स या प्रिंसिपल इंस्पायरेटरी मसल्स कहते हैं इसको, और फ्रेनिक मसल्स कहते हैं। तो ये मसल्स है, और दूसरा मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो मसल्स है जो इनहेलेशन में मदद करता है। तो ये प्रिंसिपल इंस्पायरेटरी मसल्स है, रेडियल मसल्स, जो टोटल टिडाल वॉल्यूम का 75% काउज करता है। तो टिडाल वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ एयर वी इनहेल और एक्सहेल। हम लोग जो अमाउंट ऑफ एयर अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं कॉल्ड टिडाल वॉल्यूम। तो वो कितना लेते हैं उसका 75% रेडियल मसल्स के कारण ही होता है। तो रेडियल मसल्स जो है यह डायफ्राम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम तक पाया जाता है। यानी कि डायफ्राम से लेकर के रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम तक ये रेडियल मसल्स पाया जाता है। और जब रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट करता है, व्हेन इट कंट्रैक्ट diaphragm become flattened, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। यानी कि जैसे ही रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट करता है तो जो डायफ्राम इस शेप का होता है वो फ्लैट हो जाता है। यानी कि रेडियल मसल्स के कारण इस शेप का डायफ्राम इस शेप का हो जाता है। तो चूंकि डायफ्राम फ्लैट हो गया तो जो रिब्स है, जो रिब केज है या थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो डायफ्राम के फ्लैट होने के कारण थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो एंटीरियर पोस्टीरियरली जो है डायफ्राम नीचे जाता है तो
थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। तो चूंकि अब वॉल्यूम बढ़ जाता है थोरेसिक कैविटी का रेडियल मसल्स के कंट्रैक्शन के कारण, यही which cause increase in volume of thoracic cavity। तो ये रेडियल मसल्स जब फ्लैटेंड होता है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। दूसरा मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स, इट इज ऑफ 11 पेयर्स। 11 पेयर होता है। 12 पेयर रिब में 11 पेयर इंटरकॉस्टल मसल पाए जाते हैं। और जब इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि रिब्स जो है डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करता है। रिब्स बाहर की तरफ मूव करता है जिसके कारण रिबकेज लेटरली बढ़ता है, रिबकेज का वॉल्यूम। और तो ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये रिबकेज को बाहर की तरफ खींचता है और रेडियल मसल्स डायफ्राम को नीचे की तरफ दबाता है। तो अल्टीमेटली थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो चूंकि दोनों मसल्स साथ साथ काम करता है, दोनों मसल्स साथ साथ काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कि रिबकेज या चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो जो थोरेसिक कैविटी है तो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो घट जाता है। तो चूंकि जैसे ही चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है थोरेसिक कैविटी का प्रेशर, अंदर एयर का प्रेशर घट जाता है। तो उसी एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर से एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा लंग्स के अंदर आता है। तो जो ये वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो अंदर का जो प्रेशर है एयर का वो घट गया। तो वो प्रेशर घटता है तो एक्सटर्नल मीडियम से एयर लंग्स के अंदर आता है और वो प्रेशर जो घटता है वो 2 to 6 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर डिक्रीज करता है। ये प्रेशर डिक्रीज करता है थोरेसिक कैविटी का। तो इसके कारण एक्सटर्नल मीडियम से एयर हमारे लंग्स में, हमारे थोरेसिक कैविटी में, एल्वियोली में आता है और एक इंस्पिरेशन जो होता है, यदि एक इंस्पिरेशन में करीब हम लोग 500 ml एयर अंदर लेते हैं, ½ लीटर ऑफ एयर अंदर हम लोग एक इंस्पिरेशन में लेते हैं। तो इस तरह से बाहर से हवा अंदर जाता है, यानी कि जब रेडियल मसल्स डायफ्राम को नीचे दबाता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिब को बाहर की तरफ फैलाता है तो जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी है, उसका प्रेशर घट जाता है, उसका अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो घट जाता है, जिसके कारण एक्सटर्नल मीडियम से एयर लंग्स में पहुंच जाता है। तो ये चूंकि मसल्स कंट्रैक्ट करता है तो इसमें एनर्जी खर्च होता है, तो इसीलिए ये एक्टिव प्रोसेस होता है। लेकिन ये दूसरा भाग जो होता है इसका, जो एक्सेलेशन होता है, एक्सपायरेशन, उसमें क्या होता है कि वो एक्टिव प्रोसेस नहीं होता है। तो अब हम लोग एक्सपायरेशन को देखेंगे कि सांस छोड़ते वक्त क्या होता है। तो इंस्पिरेशन हो गया, ये दूसरा प्रोसेस है
एक्सपायरेशन, ये हो गया एक्सपेलिंग ऑफ फॉल एयर, लंग्स के अंदर से हवा का बाहर जाना। इससे पहले जब हवा अंदर आता है तो फिर एक्सचेंज होता है, ब्लड और लंग्स के बीच एयर का एक्सचेंज होता है, फिर जो ऑक्सीजन रहता है लंग्स के अंदर वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाता है। तो इसलिए हम लोग जो एयर रिलीज करते हैं, जो एयर एक्सपेल करते हैं, उसको फॉल एयर कहते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होता है। तो ये फॉल एयर को एक्सपेल करना, बाहर निकालना, ये एक्सपायरेशन कहलाता है। तो इन जनरल इन रेस्ट में एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, बिकॉज जो मसल्स होता है, जो कंट्रैक्टेड रहता है, कंट्रैक्टेड मसल्स होता है, वो अपने नॉर्मल शेप में आता है। तो नॉर्मल शेप में आता है, इसीलिए एक्सप्रेशन में एनर्जी खर्च नहीं होता। और एक एक्सप्रेशन में हम लोग 500 ml एयर एक्सपेल करते हैं एक्सप्रेशन में भी। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो भी पैसिव प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम लोग फोर्सफुली एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सपायरेशन ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो ये क्या होता है? एक नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है, हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं और नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, दिस इज नॉर्मल। बट ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जब हम लोग प्रेशर के साथ सांस छोड़ते हैं तो उसको हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन कहते हैं। जब हम लोग जोर लगा के काफी ज्यादा मात्रा में फॉल एयर को बाहर निकालते हैं, तो उस दौरान भी दो मसल्स काम करता है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में दो मसल्स काम करता है, तो वो मसल्स होता है एब्डोमिनल मसल्स, एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दो मसल्स होते हैं जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में मदद करता है। तो अब एब्डोमिनल मसल्स क्या करता है? तो एब्डोमिनल मसल्स जो है ये लंग, जो डायफ्राम है, इसको ऊपर की तरफ धकेलता है। ये कंट्रैक्ट करता है एंड काउज मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अपवर्ड, यानी कि ये एब्डोमिनल मसल्स डायफ्राम को ऊपर की तरफ धकेलता है, तो डायफ्राम ज्यादा कनकेव हो जाता है, इस शेप में डायफ्राम आ जाता है। तो इसके ऊपर धकेलने के कारण, इसके कंट्रैक्शन के कारण जो लंग्स का कैपेसिटी है, यानी कि जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, वो घट जाता है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज, इसके कारण घट जाता है। और ये इंटरकॉस्टल मसल्स भी, ये जब कंट्रैक्ट करता है, काउज पुलिंग ऑफ रिब्स इनवर्ड, अंदर की तरफ खींचता है, साइड से, ऊपर से, नीचे से, ये रिब्स को अंदर की तरफ खींचता है। तो और इस दोनों मसल्स के कारण जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम घट जाता है। तो वॉल्यूम घट जाने के कारण ज्यादा मात्रा में एयर बाहर निकलता है। तो ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प करता है। तो ये
रेस्पिरेशन के दौरान जो हम लोग जो ब्रीदिंग है उस दौरान जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो ये जो मसल्स है ये मदद करता है। सांस लेने के दौरान ड्यूरिंग इनहेलेशन रेडियल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प, बट ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प। तो ये चारों मसल्स मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग में मदद करता है कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। तो चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम बढ़ने और घटने के कारण बाहर से एयर अंदर जाता है और अंदर से एयर बाहर निकलता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे कि वो क्या होता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वीडियो शेयर करें। थैंक यू।